नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में स्टॉक मार्केट पे जो हम लेक्चर देते हैं, आज की इस वीडियो में जो थोड़ी सी लंबी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, हम बात करेंगे कि आपको किस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, बड़ी सारी कंट्री हैं, हमारे संसार में बहुत सारे देश हैं, तो आप किस देश में इन्वेस्ट करना चाहोगे। आप दोस्तों इंडिया में रहते हैं तो आपको लगेगा तो ये कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके पास और ऑप्शंस नहीं है। आपके पास ऑप्शंस है यूएस की, चाइना की, या और भी कंट्रीज़ हैं, जापान है, पूरा का पूरा यूरोप है, या कुछ छोटी कंट्रीज़ भी हैं, ताइवान है, या फिर आपका बांग्लादेश है, हो सकता है पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट हो, मेरे को पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे एक मोटी सी बातें पूछता हूँ, क्या आप यूक्रेन में इन्वेस्ट करना चाहोगे। दोस्तों मे भी आप यूक्रेन में इन्वेस्ट ना करना चाहो, और काफ़ी चांसेस है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसमें यूक्रेन का काफ़ी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन का वॉर चल इसलिए रहा है क्योंकि यूक्रेन कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है, खासतौर से न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। तो यानी कि यूक्रेन जो है वो एक सेफ कंट्री नहीं है। अगर यूक्रेन अपनी जान ही नहीं बचा सकता तो माल कहाँ से बचाएगा, वहाँ की स्टॉक मार्केट कहाँ से ग्रो करेगी दोस्तों, वहाँ पे तो नुकसान ही होने का चांस होगा। तो ऐसी स्थिति में आप यूक्रेन में इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नली वो अनसेफ है, बाहरी शक्तियों से वो सेफ नहीं है। तो दोस्तों क्या आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहोगे। अब पाकिस्तान तो न्यूक्लियर पावर है, बाहरी ताकतों से थोड़ा बहुत तो सेफ है ही है भैया। कोई भी अपनी मर्जी से पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले सोचेगा, लेकिन दोस्तों फिर भी आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो इंटरनली सेफ नहीं है। पाकिस्तान में आप कई बार देखोगे टेररिस्ट या आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, और बड़े बड़े नेता भी दोस्तों मर जाते हैं, मारे जाते हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान में लीडरशिप का क्राइसिस हमेशा चलता रहता है। ये नहीं पता भैया पाकिस्तान को चला ही कौन रहा है। क्या वहाँ पे नेता चला रहे हैं, क्या वहाँ पे आर्मी चला रही है, क्या वहाँ पे जुडिशरी चला रही है, या फिर वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो चला रहे हैं। पाकिस्तान को आखिर चला कौन रहा है। तो अगर किसी कंट्री में इंटरनल सेफ्टी ना हो दोस्तों, तो वहाँ पे भी बिजनेस ग्रो नहीं करते, और अगर बिजनेस ग्रो नहीं करेंगे तो दोस्तों शेयर मार्केट भी ग्रो नहीं करेगी, आप पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश में दोस्तों अच्छी खासी ग्रोथ रेट थी, वहाँ पे कपड़ा व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन आप बांग्लादेश में भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, वहाँ पे देखो तख्ता पलट हो गया। तो जो ये छोटी छोटी कंट्री होती है ना दोस्तों, वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन ही एस्टेब्लिश नहीं होती, भाई डेमोक्रेसी है या नहीं है, और वहाँ पे कहीं ऐसी मतलब सरकारें बदल जाने की घटनाएं हो जाएंगी, तो आपके इन्वेस्टमेंट का या वहाँ के बिजनेसेस का क्या होगा, ये भैया राम ही जाने। चलो बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, बांग्लादेश में भी इन्वेस्ट नहीं करते। चलिए ताइवान पे आ जाते हैं। अब ताइवान पे एक तो खतरा चलिए चाइना का है ही है, लोग कहते हैं भाई चाइना तो इसको अपना क्लेम करता, अपनी टेरिटरी, कहीं यहाँ पे अटैक ना कर दे। चलो कोई बात नहीं करेगा मान लीजिए, या कर देगा, वो एक रिस्क है, आप उसको लेके भी इन्वेस्ट करें। लेकिन ताइवान में दोस्तों दिक्कत ये है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो सिर्फ एक ही तरह के बिजनेस पे पूरी की पूरी डिपेंड करती है, वो है सेमीकंडक्टर्स का बिजनेस। बिजनेस अच्छा है, लेकिन अगर आपकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ सेमीकंडक्टर पे डिपेंड कर रही है तो आपको वहां पे रिस्क ज्यादा लगेगा दोस्तों। अगर वो बिजनेस बैठ गया तो पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी भैया। इसी प्रकार से एक छोटा सा देश है भारत के साथ में, मालदीव करके। तो मालदीव के बारे में अभी शायद न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा। मालदीव दोस्तों डिपेंड करता है टूरिज्म पे, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ पे फिर वो पैसा खर्च करते हैं, ऐसे मालदीव कमाता है। तो वो भी सिर्फ एक ही सेक्टर पे कंट्री डिपेंड करती है। अब क्या हुआ, मतलब भारत से उसकी थोड़े से रिलेशन खराब हुए, भारत से वहाँ पे टूरिस्ट जाने कम हो गए, तो मालदीव की भैया वोट लगी गई है कि भैया टूरिस्ट नहीं जा रहे तो वहाँ की इकोनॉमी का क्या होगा। श्रीलंका में भी दोस्तों इसी प्रकार से पंगे होते रहते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली। तो कुल मिलाकर के जो कंट्रीज एक्सटर्नली सेफ नहीं है, न्यूक्लियर पावर नहीं है, वहां पे आप पैसा नहीं लगा सकते। जो कंट्रीज इंटरनली सेफ नहीं है, वहां पे कोई लीडरशिप का ही नहीं पता कि भैया लीड कौन कर रहा है वहां पे, तो आप वहां पे पैसा नहीं लगा सकते। कोई कंट्री छोटी है जहां पे की इकोनॉमी जो है कि एक ही सेक्टर पे डिपेंड कर रही है, या तो सेमीकंडक्टर है या टूरिज्म है, कोई भी लगा लीजिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अब वहां पे मिनरल्स वगैरह का है, वो माइनिंग से ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो आप इस तरह की कंट्री में पैसा मुश्किल से लगाओगे या नहीं लगाओगे, अनसेफ होती हैं अगर एक ही सेक्टर पे डिपेंड करती है। तो भैया मुद्दा ही आता है, भैया फिर किस में लगाओगे। अच्छा एक और बात पूछता हूं, क्या आप जापान में पैसा लगाना चाहोगे। दोस्तों जापान एक वर्ल्ड की तीसरे नंबर की पावर है। दोस्तों जापान एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर एटम बम यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गिराए थे, और जापान 10 साल में दोस्तों 15 साल में दोबारा से खड़ा हो गया था। जापान एक ऐसा कंट्री है जहां पर भूकंप आते रहते हैं, सुनामी आते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जापान फिर से खड़ा हो जाता है। जापान एक ऐसा कंट्री है जिसने पॉपुलेशन की एजिंग के बावजूद और किसी को अपनी कंट्री में आना, इमिग्रेशन ज्यादा अलाउ नहीं करा। जापान दोस्तों खुद में काफी सक्षम कंट्री है, मगर पिछले 30 सालों में जापान की इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करी।
यानी 30 ईयर्स पहले उनका जो जीडीपी का साइज था आज भी दोस्तों लगभग वही है। तो स्टॉक मार्केट दोस्तों कैसे ग्रो करेगी? अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तो स्टॉक मार्केट्स भी दोस्तों ग्रो नहीं करेंगी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो बेशक जापान वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, लेकिन हमेशा रहेगा नहीं। जो कंट्रीज उससे ज्यादा ग्रो कर रही है, जैसे चाइना उससे आगे निकल चुका है, और इंडिया दोस्तों आने वाले टाइम में निकल जाएगा। तो जापान एक अच्छी जगह पे स्टैंड करता है आज के टाइम पे, लेकिन 30 साल से ग्रो नहीं कर रहा, तो आप वहां पे भी दोस्तों इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पैसा भी फिर ग्रो नहीं करेगा। तो इवन दो जापान न्यूक्लियर पावर है, सेफ कंट्री है, लीडरशिप भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी अगर ग्रोथ नहीं आ रही, कारण कोई भी हो, चाहे एज्ड पॉपुलेशन हो, इमिग्रेशन अलो नहीं कर रहे, और ज्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं कर पा रहे, रीजन जापान का कुछ भी होता है, लेकिन ग्रोथ नहीं है दोस्तों। अगर किसी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है तो वहां पे भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने 4-5 बातें देख ली कि कहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर सेफ्टी नहीं है, न्यूक्लियर पावर नहीं है, नहीं कर सकते। लीडरशिप नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं है, नहीं कर सकते। अगर इकोनॉमी एक ही सेक्टर पे डिपेंड कर रही है, सेमीकंडक्टर पे या टूरिज्म पे, तो नहीं कर सकते भैया, रिस्की हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर देश की अर्थव्यवस्था ही ग्रो नहीं कर रही, इकोनॉमी ही ग्रो नहीं कर रही, तो आप वहां पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये 4 फैक्टर हमने देखे कि क्यों आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो आप जिसमें कर रहे हो उसमें क्यों कर रहे हो, और कौन सी कंट्री बचती है। दोस्तों अगर आप इंडियन हो, इंडियन स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो, तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा आप यूएस में कर सकते हो। तीसरा चाइना में कर सकते हो। ये तो है मोटी मोटी कंट्री, बाकी छोटी मोटी है जिनकी हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे। अब इन 3 कंट्रीज पे बात कर लेते हैं। पहले इंडिया पे कर लेते हैं। चलिए छोड़िए, पहले हम यूएस पे करते हैं। यूएस पे इसलिए करते हैं क्योंकि साइज के हिसाब से यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मतलब $25 ट्रिलियन साइज है यूएस की इकोनॉमी का। ग्रोथ रेट उनकी 2.5% के आसपास चल रही है, तो वो करीबन लगा लीजिए 0.9% जो है 9 ट्रिलियन जो है हर साल वेल्थ ऐड करते हैं। तो काफ़ी सारी वेल्थ वो ऐड करते हैं, उनका साइज और भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो और यूएस में डेमोक्रेसी है, यूएस में पॉलिटिकल लीडरशिप है, यूएस जो है सेफ है, न्यूक्लियर पावर है, तो सारा कुछ वहां पे फुलफिल होता है। और बहुत लंबे टाइम से वहां पे स्टॉक मार्केट है। वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट में यूएस का लगभग 2/3 हिस्सा है, 66% 65% हिस्सा है। ट्रांसपेरेंसी है, बहुत सारे डाटा वो रिलीज करता रहता है। तो यूएस के अंदर दोस्तों बड़े सारे कारण है इन्वेस्ट करने की, अगर आपने करना हो। जैसे मैंने बता दिया, सेफ्टी वहां पे, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल प्लस डेमोक्रेसी प्लस वहां पे एक इतिहास प्लस ग्रोथ रेट भी है 2.5% की। तो उस ग्रोथ 2.5% की ग्रोथ में आप कुछ अच्छे सेक्टर्स, अच्छी जगह भी ढूंढ सकते हो जहां पे आप ज्यादा कमा लो। तो यूएस में दोस्तों डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यूएस में मैं पैसे लगाऊं तो कहां पे लगाऊं। ना लगाने का तो ज्यादा कोई लॉजिक दोस्तों यूएस में बनता नहीं है कि भैया मैं नहीं लगाता वहां पे पैसे। पहले इंडियंस के लिए दिक्कत थी भैया, कैपिटल गेन टैक्स जो है ना वो ज्यादा लगता था। इंडिया की बजाय मान लीजिए आप यूएस में इन्वेस्ट करते थे तो आपके टैक्सेस ज्यादा थे पैसा कमाने के बाद में। लेकिन अब तो दोस्तों करंट जो बजट आया था 2024 में, सरकार ने काफी उसमें रियायत कर दी। टैक्स 20% होता था विद इंडेक्सेशन, अब वो घट करके 12.5% पहुंच गया विदाउट इंडेक्सेशन। तो वो थोड़ी एक राहत मिल गई है आपको। जो होल्डिंग पीरियड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए, वो भी 3 साल से घट के 2 साल हो गया। तो अब तो कोई रीजन ही नहीं है कि आप यूएस में पैसे न लगाओ टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से, और जो बाकी फैक्टर्स होते हैं किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमने बात करी भाई यूएस सेफ भी है इंटरनली एक्सटर्नली, यूएस में ग्रोथ भी है, यूएस का साइज भी बढ़िया है, और वहां की स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा मतलब विशाल है, बहुत वाइड है। तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। अब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आपने मार्केट यूएस की खरीदनी है, जैसे S&P 500 है, पूरा इंडेक्स ले सकते हो, या फिर आप टेक्नोलॉजी कंपनी लेना चाहते हो तो आप नेस्डैक खरीदते हो। अगर आपको स्मॉल कैप चाहिए तो आप रजल ले सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि भाई आप इंडेक्स लेना चाहते हो या कोई सेक्टर, जो भी काफी आप उस पर रिसर्च कर सकते हो। यूएस के बाद दोस्तों दूसरी बड़ी इकोनॉमी है चाइना, जिसका की साइज है $18 ट्रिलियन। अब चाइना भी दोस्तों सेफ है, न्यूक्लियर पावर है, बाहर से सेफ होगी, और अंदर से दोस्तों अगर उनकी लीडरशिप देखो तो वहां तो एक ही पार्टी का सिस्टम है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है ही नहीं। वही सरकार लंबे समय से 70-80 सालों से सरकार चल रही है भैया वहां पे तो। और उस सरकार ने ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाया इकोनॉमिक ग्रोथ का जबरदस्त वाला। पिछले 40 सालों में चाइना में ग्रोथ रेट है वो 8-9% के आसपास रही, 9% के आसपास रही। तो चाइना वर्ल्ड में सबसे तेजी से ग्रो किया, इतना तेजी से ग्रो करा कि आज के टाइम पे वो यूएस के बराबर आके बैठ गया है दोस्तों।
और ट्रंप ने वहाँ पे एक ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था 2016 में, जैसे ही ट्रंप आया था कि भैया यूएस ज़्यादा आगे रहेगा या चाइना रहेगा, तो चाइना से आने वाले सामान पे वो टैरिफ लगाओ, ये करो वो करो, जियोपॉलिटिकली चाइना को अलाइन करो। तो दोस्तों इससे सीधा सा समझ में आता है कि चाइना इतना ग्रो कर चुका है कि अमेरिका के पास आके बैठ गया है। अभी भी अमेरिका की ग्रोथ रेट 2.5% है, चाइना की भैया 5% है। अब आप डाटा पे शक कर सकते हो भी चाइना ठीक डाटा नहीं देता, ट्रांसपेरेंसी कम है, ये और वो है, तो और चाइना दुनिया भर से लड़ रहा है तो आगे शायद 5% भी ग्रो ना करे, तो 5 नहीं होगा तो भैया 4.5 होगा। अगर चाइना के डाटा इतने ही बेकार थे तो अमेरिका को ऐसा क्यों डर लग रहा है? ठीक है, तो सीधी सी बात है 5 नहीं तो 4.5 पे ग्रो कर रहा होगा। लेकिन आज भी चाइना की अमेरिका से ज्यादा ग्रोथ रेट है और चाइना जो है वहां से वेल्थ, बड़ी सारी वेल्थ जनरेट कर रहा है दोस्तों। तो चाइना सेफ हो गया, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। चाइना भी का इकोनॉमी का साइज भी बड़ा है और चाइना के अंदर जो है वो ग्रोथ भी है, मतलब कि काफ़ी सारी ग्रोथ भी है। अब आप बात करते हैं स्टॉक मार्केट्स की, तो चाइना की जो स्टॉक मार्केट्स है वो अमेरिका से बहुत छोटी है। अमेरिका वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट का 65% हिस्सा ले रहा है, लेकिन चाइना सिर्फ 2.5% हिस्सा ले रहा है दोस्तों। अब इसका क्या कारण होता है भाई? आपके देश में एक बिजनेस है, बिजनेस अगर लिस्ट ही ना हो, अपना स्टेक ही ना बेचे पब्लिक को, तो शेयर मार्केट कहाँ से जनरेट होगी? तो बड़े सारे बिजनेस चाइना में ऐसे होंगे जिन्होंने ज़्यादा अपना हिस्सा बेचा नहीं हुआ शेयर मार्केट में, ये हो सकता है। दूसरा, जो बेचा भी हुआ है उनको कोई वैल्यूएशन नहीं दे रहा, मतलब कोई उनके शेयर्स खरीदना नहीं चाह रहा आज के टाइम पे। अब कारण क्या है, क्यों नहीं खरीदना चाह रहा आज के टाइम पे भैया उनके शेयर? वो उनका कारण है भी तानाशाह सरकार है, कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेती है। उनका कहना है कि चाइना अब की ग्रोथ रेट जो पहले 9% थी या 7 थी, अब जो है 5 होगी। दोस्तों 40 साल में 9% का ट्रैक रिकॉर्ड है चाइना का, लेकिन पिछले 10 साल में 7.5% का है और अब तो 5% है, तो ग्रोथ रेट गिरी रही है। तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है सेंटीमेंट पे। और प्रॉपर्टी मार्केट में चाइना में बबल है, कंजप्शन वहां की स्लो है, वर्ल्ड से वो पंगे ले रहा है, तो इस वजह से लोग जो है ना उसके शेयर्स खरीदना नहीं चाहते। तो इस वजह से जो ओवरऑल मार्केट साइज है वो सिर्फ 2.5% रह गया है चाइना का। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे चाइना काफी सस्ता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो फॉरवर्ड बेसिस पे केवल और केवल 8 या 9 के आसपास है। तो काफी डीप जो है ना डर्ट चीप जिसको हम कहते हैं, काफी सस्ता है। ठीक है, तो इन्वेस्ट कितना करना है वो आपकी मर्जी है, पोर्टफोलियो का 10% करे, 15 करे, लेकिन चाइना को दोस्तों इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे यूएस में तो कर ही सकते हैं, बट चाइना को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और तीसरी बड़ी कंट्री है दोस्तों इंडिया, जिसके बारे में हम इस चैनल पे डिस्कस करते ही रहते हैं। तो इंडिया की मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। इंडिया में आप इन्वेस्ट जरूर करिए बिकॉज आप इंडियंस हैं। दूसरी बात है, इंडिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हमारा इकोनॉमी का साइज 3.5 ट्रिलियन है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। वर्ल्ड के हिसाब से हम तीसरे चौथे 5वें नंबर पे आ रहे हैं, आज के टाइम पे तीसरे पे भी आ जाएंगे। ग्रोथ रेट हमारी 7% है, जो कहीं पे और नहीं मिलती है, और ग्रोथ रेट के आगे ऐसे रहने के चांसेस भी हैं, क्योंकि हमारे देश में हर चीज़ की कमी है। सड़क की कमी है, बिजली की कमी है, पानी की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है। मतलब आप कोई भी सेक्टर लगा लो, सारे बेचारे अंडर डेवलप्ड है। किसी को डेवलप कर लो, रेलवे को कर लो, पोर्ट को कर लो, कहीं से भी ग्रोथ आ जाएगी। तो 7-8% ग्रोथ तो दोस्तों इंडिया की आ जाएगी। पॉलिटिकल लीडरशिप भी हमारी अच्छी है, अंदर से भी हम लोग सेफ है, तो इंडिया में भी सारे फैक्टर्स ठीक है। हमारी स्टॉक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी है, हमारे रेगुलेटर से भी वे भी ठीक है। कोई छोटी मोटी बात होती रहती है, लेकिन मोटे तौर से इंडिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इंडिया में आज के टाइम पे दिक्कत ये है कि निफ्टी 500 यानी जो सबसे बड़ी बड़ी 500 कंपनी भारत के अंदर हैं, उनकी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है। मतलब निफ्टी 500 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 25, 26, 27 चल रहा है दोस्तों फॉरवर्ड बेस पे, जो कि फॉरवर्ड मतलब अगले साल की अर्निंग को उम्मीद करते हुए जो उसका मल्टीपल बनता है बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत महंगा। लॉन्ग टर्म में चलो आप 20 का दे दोगे, 17, 18, 20, 21 का दे दोगे, लेकिन 27, 28 महंगा है। लोग कह रहे हैं ये एक्सपेंसिव है और आगे दोस्तों बबल टेरिटरी में चली जाएगी, फिर बबल फट सकता है। तो वैल्यूएशंस इंडिया की मार्केट के लिए सबसे बड़ा खतरा है आज के टाइम पे। कोटक इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी कह रहा है केवल और केवल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ही थोड़ा सा बढ़िया बचा हुआ है। तो हमने दोस्तों डिस्कस किया कि कौन सी मार्केट्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किस कंट्री में, उसके कारण क्या है, कौन सी 3-4 कंट्रीज है जहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और उनकी हमने डिटेल्स को स्टडी किया। और हमने डिस्कस करा कि यूएस, चाइना और इंडिया के क्या क्या फैक्टर्स हैं, आज के टाइम पे उनकी क्या स्थिति लग रही है। दोस्तों 14 मिनट की वीडियो हो गई है। थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंस रखने के लिए।